तो ये सब एनोमलीज को देखते हुए जुलाई 2010 में आरबीआई ने एक नया बेंचमार्क लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया बेस रेट। और इसमें सबसे पहली लाइन ये लिख दी गई कि किसी भी लेंडर को उसके बेस रेट के नीचे लेंड करना अलाउड नहीं रहेगा। तो बीपीएलआर के एक इशू को यही फर्स्ट लाइन में ही किल कर दिया गया था। अब उसके आगे इसमें यह भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया था कि इस बेंचमार्क को कैलकुलेट करने का बेसिस बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड्स रहने वाला है, जिसकी बात हमने भी थोड़ी देर पहले की थी। तो इसके पहले अगर बीपीएलआर के लिए बैंक कोई भी दूसरे लॉजिक्स यूज कर रहा था या कोई दूसरे कंपोनेंट्स यूज कर रहा था तो वो सब अब डिसकंटिन्यू हो गया एंड सिर्फ कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेसिस पे ये बेंचमार्क डिसाइड किया जाएगा। एंड इसको भी फिर यही नहीं छोड़ दिया, फिर एक और स्टेप आगे गई है गाइडलाइन एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स के लिए भी कुछ गाइडेंस दिया गया कि कौन से चूज करने हैं और कौन से नहीं। तो सबसे पहले इसमें ये लिखा गया, तो इसमें 2 क्लॉजेस थे कॉस्ट ऑफ फंड्स के लिए। पहला क्लॉज ये था कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज करना है एक बैंक को या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ये फ्रीडम बैंक्स के पास ही रहेगी इस रेजिम में भी। अब एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या होता है वो हम सेकंड क्लॉज कवर करने के बाद एक एग्जांपल से इत्मीनान से समझेंगे। और सेकंड क्लॉज ये रखा गया था, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड क्लॉज ये रखा था कि जो बैंक अपने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स को बेसिस बना के अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स डिराइव कर रही है उसको अपने उस टेनर बकेट के डिपॉजिट का कॉस्ट कंसिडर करना होगा जिस बकेट में बैंक के ओवरऑल डिपॉजिट बेस का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज लाई करता है। तो अगेन इसको भी एग्जांपल से सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिसके पास एज ऑन डेट 1000 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, जिसमें से 100 करोड़ के डिपॉजिट्स 6 मंथ्स के लिए बुक्ड है, 500 करोड़ के डिपॉजिट्स 1 ईयर के लिए बुक्ड है एंड रिमेनिंग 400 करोड़ के डिपॉजिट्स 2 ईयर के लिए बुक्ड है। तो इस एग्जांपल में हाईएस्ट जो डिपॉजिट है वो कौन से टेनर बकेट में लाई किया, 1 ईयर वाले टेनर बकेट में। तो इस पर्टिकुलर बैंक को अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स डिसाइड करने के लिए अपने 1 ईयर के एफडी रेट को जो है बेसिस बनाना पड़ेगा। ये एकदम क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया था। तो अब वापस चलते हैं हमारे एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स वाली चीज पे और क्विकली एक एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं एक बैंक है जिसके पास आज की तारीख में 1-1 करोड़ की 3 एफडीज आउटस्टैंडिंग है। पहली एफडी आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले 3 साल के लिए बुक की गई थी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। फिर दूसरी एफडी पिछले साल बुक की गई थी 2 साल के लिए एट 7% पर एनम। और तीसरी एफडी तो बैंक ने आज ही बुक करी है 1 साल के लिए एट 6% पर एनम। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे इन तीनों एफडीज का आज की डेट से 1-1 साल ही आउटस्टैंडिंग पीरियड बचा है। बट इन तीनों एफडीज का कॉस्ट अलग अलग है बैंक के लिए, क्योंकि तीनों ही अलग अलग साल में और अलग अलग टेन्योर के लिए बुक की गई हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर इस बैंक को अपना एज ऑन डेट का 1 ईयर के फंड्स का कॉस्ट निकालना है तो वो कॉस्ट हो जाएगा इन तीनों ही एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का वेटेड एवरेज, जो कि एक सिंपल कैलकुलेशन से भी निकल के आता है 7% पर एनम। जी हाँ फ्रेंड्स, बट रिमेंबर कि ये सिर्फ उसके डिपॉजिट्स का एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड थे। इसमें वो अपने दूसरे सोर्सेज ऑफ फंड्स जैसे कि बॉन्ड्स, इंटरबैंक बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई एट रेपो रेट, ये सब का भी अगर सिमिलर तरीके से एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऐड कर देता है तो बैंक का ओवरऑल एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड आ जाएगा एज ऑन दिस डेट। अगेन ये कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मूव करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ द फंड्स रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो आई जस्ट होप ये एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो फंडा है वो आज क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे बात कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स की। तो उसका फंडा तो और ही बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट डिफाइन की गई है जो एक बैंक विलिंग है आज एज ऑन डेट अपने डिपॉजिट्स पे करने के लिए। तो सिंपली सेइंग, अगर हमारे पहले वाले एग्जांपल में वापस चलते हैं तो वहां पे हमने बात की थी कि एज ऑन डेट जो है ये बैंक 1 ईयर की एफडी पे 6% पर एनम का रेट ऑफर कर रहा है। तो ऐसे में डिपॉजिट्स वाली जो कैटेगरी है सोर्सेज ऑफ फंड्स की, उस पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक के लिए हो जाएगा फॉर 1 ईयर टेन्योर 6% पर एनम। सिमिलरली जो उसके दूसरे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उन पे भी एज ऑन डेट जो इंटरेस्ट बैंक विलिंग है पे करने के लिए वो बन जाएगा उन सोर्सेज ऑफ फंड्स का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो यहां पे हमें एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो फंडा है वो क्लियर हो जाता है। तो गाइस आपने देखा कि कैसे दोनों मेथड्स के अंदर बैंक का कॉस्ट सीधे 1% से चेंज हो जाता है। अब बेस रेट रेजिम के अंदर बैंक्स इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते थे एट देयर डिस्क्रिशन डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज डाल दिया था आरबीआई ने कि जो भी मेथोडोलॉजी बैंक्स डिसाइड करते हैं और आरबीआई को फाइल कर देते हैं वो मेथोडोलॉजी एटलीस्ट 3 इयर्स तक बैंक्स को मेंटेन करनी होगी।
वो अपना बेस रेट कैलकुलेट करने का मेथोडोलॉजी 3 साल के अंदर फिर से रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये यहां तो बात आ गई कि इस बेंचमार्क में कॉस्ट ऑफ फंड्स इनकॉर्पोरेट हो गए। अब उसके ऊपर जैसे हमने बात की थी और भी कॉस्ट होते हैं बैंक के, तो अगली कॉस्ट जो बैंक्स को अलाउड थी इस बेंचमार्क में ऐड करने के लिए वो थी बैंक की ओवरहेड कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट। बट एक बैंक को वही ओवरहेड कॉस्ट ऑफ फंड्स में ऐड करना अलाउड था जो कि कॉमन है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स। तो कुछ भी बोरोवर स्पेसिफिक कॉस्ट यहाँ पे ऐड करना अलाउड नहीं था। एंड एक बार ये कॉस्ट ऐड करके जो फिगर आ गया उसमें बैंक्स अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके एक फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिराइव कर सकते थे बोरोवर्स के लिए। ठीक है, अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिव्यू ऑफ बेस रेट। तो ये कंपलसरी था कि हर बैंक को अपना बेस रेट हर 3 महीने में रिव्यू करना होगा। तो उसके लिए एक एल्को कमिटी उनको बिठानी होगी, एसेट एंड लायबिलिटी कमिटी, एंड वो कमिटी इसको रिव्यू करेगी। एंड रिव्यू करते टाइम सारे जो चेंजेस इन कॉस्ट हैं इन दोज 3 मंथ्स इंक्लूडिंग द रेपो रेट अनाउंस बाय आरबीआई, तो वो सबके जो चेंजेस हैं उनसे एक्सपेक्टेड था कि ऐसे रिव्यूज में वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन करें बाय मूविंग द बेस रेट। पर अगर ये बेस रेट इतना ही अच्छा और साइंटिफिक था तो फिर ऐसे क्या इश्यूज आए जिसकी वजह से आरबीआई को एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट लाना पड़ गया। तो अब बात कर लेते हैं बेस रेट के चैलेंजेस की। तो पहला तो यह आया कि कॉस्ट ऑफ फंड्स कंसिडर करने की जो फ्रीडम है वो बैंक्स के पास नहीं, यहाँ पे जैसा हमने समझा। तो ऐसे में डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो कर रहे थे। कोई एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स ले रहा था, कोई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स ले रहा था, कोई डिपॉजिट का कॉस्ट कंसिडर कर रहा था, कोई तो अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स के लिए दूसरे सोर्सेज ऑफ फंड्स पे रिलाई कर रहा था। तो सब बैंक्स चूंकि डिफरेंट तरीके से कर रहे थे, आरबीआई यूनिफॉर्मिटी अचीव नहीं कर पा रहा था। तो वो एक चैलेंज हुआ। सेकेंड चैलेंज ये था कि कुछ एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया कि बैंक के लिए डिफरेंट टेनर ऑफ फंड्स का जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होता है। 6 महीने की एफडी पे कम रेट देता है, 1 साल की एफडी पे ज्यादा रेट देता है। पर जब लोन्स की बात आती है तो एक 6 महीने का शॉर्ट टर्म लोन हो या फिर एक 5 साल का कार लोन, दोनों को ही एक सिंगल बेंचमार्क से लिंक किया जा रहा है जो कि था बेस रेट। तो ये भी फंडामेंटली गलत है, ऐसा उन एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया। और लास्टली तो फिर वही चैलेंज आरबीआई का कि जो पॉलिसी रेट्स थे जैसे कि रेपो रेट, इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी टाइमली नहीं हो रहा था। तो इसमें बैंक्स ने वही इश्यू हाईलाइट किया जिसकी हम भी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं वीडियो में, कि आरबीआई से रेपो रेट की दर से जो फंड्स बोरो करता है बैंक, वो जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो सिर्फ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स है बैंक के लिए। उसके अलावा 2-3 और सोर्सेज है बैंक के लिए। तो खाली रेपो रेट कम कर देने से या बढ़ा देने से बैंक का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स तो चेंज नहीं हो जाता ना, रादर इमीडिएटली चेंज तो डेफिनेटली नहीं हो जाता। क्योंकि एक बात तो मैं भी मानता हूं कि आरबीआई का जो रेपो रेट होता है वो एक ब्रॉड इंडिकेटर होता है इकोनॉमी में चलने वाली एक लिक्विडिटी पोजीशन का। तो डेफिनेटली अगर रेपो रेट मूव हो रहा है तो सूनर और लेटर दूसरे सोर्सेज ऑफ फंड्स का प्राइस भी मूव होएगा। पर बैंक से ये एक्सपेक्ट करना कि जैसे ही रेपो रेट मूव हुआ है उसके कुछ ही दिनों में बेस रेट भी मूव कर जाए, इस चीज से बैंक्स को भी थोड़ा प्रॉब्लम था, डिस्कनेक्ट था, और उन लोगों ने भी ये चीज हाईलाइट किया।